मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और मेडिकल और स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं। 3 साल मेडिकल प्रैक्टिस की मैंने बॉम्बे में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे लगा शायद मेरी नॉलेज इनकम्प्लीट है और इसलिए मैं रिसर्च के लिए बाहर निकला। और रिसर्च करने के लिए पहले मैंने नेचुरोपैथी सीखी, फिर योगा, फिर मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, ऐसे करते करते मैं ऑरा फील्ड में आया, ऑरा स्कैनिंग में आया। लंदन के यूके साइंटिस्ट मुझे मिले और वहाँ पे मैंने 3 साल ऑरा के ऊपर पीएचडी की। और फिर पूरा जो रिसर्च था वो एनर्जी बेस्ड था मेरा, और जो आज मैं प्रेजेंटेशन करने वाला हूं, इंसान सफ़र क्यों होता है और इंसान की डेथ काफ़ी बार हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी डेथ क्यों हुई करके। क्योंकि काफ़ी बार हम लोग, जब मैं आरएमओ था और मुझे कभी समझ में नहीं आता था ये पेशेंट किस तरह, तो हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क डालते उसके डेथ सर्टिफिकेट पे। क्योंकि काफ़ी बार जो हमारे जो ऑथराइज्ड डॉक्टर होते हैं वो भी कहते शायद पल्मोनरी अरेस्ट हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहते थे उनके रीनल फेलियर के वजह से, कैंसर के वजह से। तो ये मेरा कॉज ऑफ डिजीज़ एंड सफरिंग का एक विषय रहा हमेशा समझने के लिए। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से नॉर्मली हम बीमार तब पड़ते हैं जब कोई इन्फेक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ जाता है, या हमारी कोई क्या कहते हैं लाइफस्टाइल गलत है, या हमारा कोई एडिक्शन हो जाता है, या हमारे कुछ स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल केसेस ज़्यादा है, तो वो एक मेडिकल कॉजेज़ हुए डिजीज़ के लिए। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे अगर कॉजेज़ देखें तो ये टोटली अलग है, जो मेडिकल से शायद मिलते नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी में कॉज बताया जाता है कि हमारे अंदर नाड़ियाँ होती है 72,000, उसका इम्बैलेंस होने की वजह से बीमार पड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं हमारे चक्रस होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वो चक्रस अगर आपके इम्बैलेंस्ड हो गए तो आप बीमार पड़ते हो। तो दोनों साइंस को मिलाने के लिए मुझे ऑरा साइंस काम आया, मतलब मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस। क्योंकि मैं बहुत सारे साधु संतों को, 125 से ज़्यादा साधु संतों को पर्सनली मिला, और ये देखने के लिए कि भाई ये लोग काम कैसे करते हैं। लेकिन ये लोग फिलॉसॉफिकली काम करते हैं, कुछ लोग रिलीजियसली काम करते हैं, कुछ लोग फिलॉसॉफिकली काम करते हैं। और हम साइंस के मुताबिक उसको जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये सुदर्शन क्रिया कैसे काम करती है, राजयोग कैसे काम करता है, ओशो का डायनेमिक कैसे काम करता है, कुंडलिनी कैसे काम करती है। तो जब ऑरा मशीन के ज़रिए हमने उस हर टेक्निक को या हर मेडिटेशन को हमने जांच करना शुरू किया, तो हमें उसका पूरा एक सारांश समझ में आया, उसका बेस समझ में आया करके। तो ये क्या है, इसको पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने सिम्टम्स बताते हैं, सिम्टम्स के आधार पे डॉक्टर्स हमारी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, एमआरआई, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करवाते हैं। अब वो 3 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एक तो इन्वेस्टिगेशन, सेकंड सिम्टम्स, और थर्ड हमारी क्या कहते हैं हमारी लाइफस्टाइल। ये 3 चीज़ को कंपेयर करके एक डायग्नोसिस पे आते हैं कि आपको ये बीमारी हुई है और इसके लिए आपको ये या तो मेडिसिन लेनी है या तो सर्जरी करानी है। 2 ऑप्शन है आपके पास, राइट। मान लो अगर डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुआ तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेनी है, हाइपरटेंशन डायग्नोसिस हुआ तो हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेनी है, एंटी हाइपरटेंसिव लेनी है, कैंसर हो गया तो एंटी कैंसर की मेडिसिन लेनी है। तो मेडिकल साइंस में एंटी चलता है, ऑपोजिट चलता है। स्पिरिचुअल साइंस में एंटी नहीं चलता है। स्पिरिचुअल साइंस में ये कहते हैं कि ये जो आपका कॉज है, ये कॉज है एनर्जी लेवल पे, ये कॉज है आपके चक्रा लेवल पे, ये कॉज है आपके डीएनए लेवल पे, ये कॉज है आपके सोच इमोशन लेवल पे। इस लेवल पे आपको अपनी करेक्शन करनी है। समझ में आ रहा है? या तो सोच, या तो इमोशंस, या तो चक्रस, या तो नाड़ी, इन लेवल पे आपको करनी है। और एक स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि हम 5 एलिमेंट से बने, 5 एलिमेंट से, पंच महाभूता जिसे कहते हैं। आपको आपकी 5 एलिमेंट्स का करेक्शन करना है, तब जाके आप ठीक हो सकते हो। तो हमने इसके ऊपर थोड़ी और जांच करने की कोशिश की कि अगर ये 5 एलिमेंट्स हैं जिससे हम बने हैं, तो इसका कुछ तो रिलेशन आपके बॉडी से होगा कि नहीं। ऐसे ही तो स्पिरिचुअलिटी नहीं कहेंगे। तो उसको हम अगर देखेंगे, अर्थ लेवल से मेडिसिन बनती है, ये सबको पता है, राइट। ज़्यादा करके सब केमिकल बेस्ड मेडिसिन होती है, राइट। वाटर लेवल पे हम नॉर्मली इंजेक्शन, सलाइन चढ़ाते हैं पेशेंट को, राइट। फायर लेवल पे हम शॉक ट्रीटमेंट करते हैं।
आपने आईसीयू में देखा होगा किस तरह से हम शॉक ट्रीटमेंट, या काफ़ी बार हम साइकोलॉजिकल केसेस में भी शॉक ट्रीटमेंट देते हैं किसी को अगर डी एडिक्शंस करना होगा रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। और फाइनली मेडिकल साइंस के पास जो सबसे बड़ा टूल है वो ऑक्सीजन का, जो अभी आपने कोविड में देखा मैक्सिमम लोगों को क्या किया, ऑक्सीजन देके ही बचाया ना, राइट। यहाँ तक 4 एलिमेंट काम करता है मेडिकल साइंस में। 5th एलिमेंट जो यहाँ पे बताया गया है ईथर एलिमेंट पे, यहाँ पे मेडिकल साइंस काम नहीं करता और यहीं पे स्पिरिचुअलिटी का रोल स्टार्ट होता है। और वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे ऐसे क्या करता है कि जिसके वजह से हमें ये 4 ट्रीटमेंट या तो नहीं लेनी पड़े और या तो हम पैरेलली ले सकते हैं, 2 ही चीज़ें हैं करके, राइट। तो इसमें ऐसा क्या है, अभी इसको आगे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि हम एनर्जी लेते हैं कॉस्मोस से, यूनिवर्स से, ये पहला काम करते हैं। हमारे जो चक्रस हैं, चक्र ऑसिलेट करते हैं। मान लो ये सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र है, ये 24/7 हम इन्हें मतलब हम अंदर ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी का। और जैसे ये एनर्जी अंदर जाती है वो हर एक चक्र को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। जैसे अभी मान लो कि एक इलेक्ट्रिक का नीचे एक हॉर्स पावर है, उससे ये प्रोजेक्टर चल रहा है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, सब कुछ चल रहा है करके, राइट, एक ही करंट के वजह से, राइट। तो यहाँ जो एक एनर्जी जाती है इसके वजह से यहाँ सब चक्रस को एनर्जीज मिलती है। और हर चक्र के आगे ये पाया गया कि हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स या थाइमस ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड्स या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, मतलब हर एक हार्मोन्स, हर एक ग्लैंड हर चक्र के पास में होते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ कॉस्मिक एनर्जी ले ली, यहाँ से आपने उसको पास करने के लिए अलाउ किया और वो हर चक्र के आगे जो भी हार्मोनल एक्टिविटी है उसको वो प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी। तो कहीं पे हाइपोथायराइड है उसको भी एनर्जी दे रहा है, कहीं पे हाइपरथायराइड है उसको भी एनर्जी दे रहा है, कहीं हाइपोग्लाइसेमिया है उसको भी वो मणिपुर चक्र से एनर्जी पेनक्रियास को दे रहा है, कहीं हाइपरग्लाइसेमिया है तो भी उसको एनर्जी दे रहा है। मतलब ये खेल सिर्फ एनर्जी का कर रहा है स्पिरिचुअलिटी में और कुछ नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ हम अंदर ले रहे हैं उसको, उस एनर्जी को अंदर ले रहे हैं। अब जैसे आप इसको अंदर लेते जाओगे, जिसको हम ईथर एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम आत्मा के लेवल पे कह सकते हैं या हम कह सकते हैं आकाश, स्काई, ऐसा है करके। तो जैसे हम वो लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो, अब यहाँ बहुत ज़बरदस्त सिस्टम समझने की कोशिश है, हमारी जो सेल्यूलर लेवल पे इश्यूज़ हैं जो भी है वो बिकॉज ऑफ इमोशंस होते हैं, ज़्यादा थॉट लेवल पे इश्यूज़ नहीं होते। पहले मुझे लग रहा था कि सोच के वजह से इंसान बीमार पड़ता है, जो हम नॉर्मली कहते हैं साइकोसोमेटिक करके। सोच तो इतनी है, कैलिफोर्निया वाले तो कहते हैं, साइकोलॉजी वाले, कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं और 54,000 नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो सोच से ज़्यादा जो इमोशंस उससे क्रिएट होते हैं वो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, राइट। और उस सेल में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जहाँ पे एनर्जी का प्रोविज़न होता है, वहीं पे वो कम हो जाती है। और जो हम क्राउन चक्र से एनर्जी लेते हैं वो जाता कहाँ है, डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, डीपर लेवल पे देखें तो। और जैसे वहाँ पे एनर्जी चले जाता है तो इमोशन, एंगर, फियर, जेलसी, हेट्रेड ने जो उस सेल को सिकुड़ के रखा है, कंस्ट्रिक्ट किया है, वो एनर्जी उसको डायलेट कर देती है, उसको एक्सपांड करती है। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे सेल्स सिकुड़ गए थे एंगर के वजह से, गुस्से के वजह से। अब जैसे हमने वो एनर्जी ली, आपने इन्वोक किया किसी गॉड गॉडेसेस को, गुरु को, तो ठीक है। आपने इन्वोक नहीं भी किया तो भी 5 एलिमेंट्स की जो एथरिक एनर्जी है वो तो आपके अंदर चली गई। इज इट राइट? मैं अगर ये इलेक्ट्रिसिटी चलाता हूँ, मैं अगर रिलायंस वाले को इन्वोक करूँ या कोई और इलेक्ट्रिकल बोर्ड को इन्वोक करूँ या ना करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक तो सप्लाई होनी है। समझ में आ रहा है? बिकॉज नेचर ने उसको प्रोवाइड किया। फिर आप किसी भी नाम से नहीं, मैं तो कृष्ण को इन्वोक करूंगा, मैं जीसस को इन्वोक करूंगा, मैं गुरु नानक जी को इन्वोक करूंगा। लोग इन्वोक करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। नहीं भी करोगे, आप बोलोगे मैं नास्तिक हूं, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, किसी गुरु को नहीं मानता, तो भी ईथर से आप इस सेल के अंदर वो एनर्जी को ले सकते हो। दैट इज क्लियर। इज इट राइट? उसके लिए कोई रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत, मतलब कोई बिलीफ की भी ज़रूरत नहीं है आपकी, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। अब जैसे ये हमारे सेल के अंदर वो एनर्जी जाती है,
हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो धीरे 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 पॉजिटिव इमोशंस हो जाते हैं, कन्वर्जन होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जब हमारे अंदर जाती है तो वो डिवाइन माइंड को एक्टिवेट करती है। तो हमारा ह्यूमन माइंड जो है ना, जो इमोशन है, इसके लिए दुख मतलब दुखी होता है, उसी के लिए इरिटेट होता है, उसके लिए डर लगता है, कॉकरोच के लिए, छिपकली के लिए डर, ये ह्यूमन माइंड है। डिवाइन माइंड को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इससे अभी क्या होगा, आगे का सिस्टम देखो, हमारी जो लेयर्स है, ये लेयर्स अभी यहाँ ओपन होना शुरू हो गई। पहली लेयर कौन सी ओपन हुई? स्पिरिचुअल लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ओपन हो गई, मैंने कॉस्मिक एनर्जी अंदर ली तो, राइट। उसके बाद मेरी मेंटल लेयर ओपन हो गई, ये मेरी मेंटल लेयर है, ये स्पिरिचुअल लेयर है, ये मेंटल लेयर है। इसके बाद ये मेरी इमोशनल लेयर है, और बाद में मेरी ये फिजिकल लेयर्स है। इज इट राइट? इसलिए स्पिरिचुअलिटी में टाइम ज़्यादा लगता है ठीक होने में, मेडिसिन में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मेडिसिन डायरेक्ट फिजिकल लेयर पे काम करती है। मैंने क्रोसिन, मेटासिन, डायबिटीज़, एंटी डायबिटीज़ या कोई भी मेडिसिन खा ली तो जाती कहाँ है? वो सीधे पेट में जाती है, ब्लड में जाती है, ब्लड से डायरेक्ट फिजिकल लेवल पे जाती है। इमोशंस को छेड़ती नहीं है दवाइयाँ, माइंड को भी छेड़ती नहीं है कोई दवाइयाँ। छेड़ती है? कभी आपने सुना है कि ये डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, अब वो बहुत खुश होने लगा है? नहीं, वो पहले दुखी था तो अभी भी दुखी है दवाई खाने के बाद भी। आप उसको इंसुलिन के कितनी भी यूनिट्स दे दीजिए, है ना, आप थायराइड की उसको नियोमर्केंजोल दीजिए या एल्ट्रॉक्सिन दीजिए, कुछ भी मेडिसिन दीजिए, उसके इमोशंस माइंड में चेंज नहीं होने वाला है, उसकी स्पिरिचुअल साइकिल लेयर में चेंज नहीं होने वाला है, राइट। लेकिन अगर आपने स्पिरिचुअल लेयर, स्पिरिचुअल एनर्जी ली ऊपर से, तो उसका माइंड भी चेंज होगा, हैप्पी में चले जाएगा, उसका इमोशन जॉय में चले जाएगा, और उसके फिजिकल पैरामीटर्स धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगे। चाहे वो हाइपर थे या हाइपो थे, यहाँ पे वो धीरे 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 उसके बॉडी के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देंगे। और ये इसकी खासियत है, क्योंकि ये जितने भी आउटर से इनर मोस्ट तक पहुँचते हैं, इसलिए लोग कहते हैं 21 डेज तक मेडिटेशन करो, 45 डेज तक योगा करो, 90 डेज तक करो, कहते हैं ना। इतने दिन क्यों बोलते हैं? मतलब डायरेक्ट मेडिसिन के जैसा काम क्यों नहीं करता है कि मुझे डायबिटीज़ है, मैंने कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, तो इमीडिएटली मेरा शुगर यूनिट नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? समझ में? मुझे अस्थमा के अटैक आए और अगर मैंने कोई ब्रेथ की मेडिटेशन किया तो इमीडिएटली मेरा सैचुरेशन लेवल ऊपर क्यों नहीं आया? नहीं, क्योंकि ये सारी सिस्टम आउटर से इनर पे काम करती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअलिटी आउटर से इनर काम करती है और मेडिसिन इनर से इनर में ही काम करती है, आउटर पे काम करती नहीं है करके। इतना डिफरेंस है। अब इसको थोड़ा और हम डिटेल में देखेंगे कि ये देखो, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ समझाई गई है कि हर चीज़ हमारे एनर्जी से रिलेटेड है। चाहे आपका थॉट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपका इमोशन है, मैग्नेटिक एनर्जी है। मतलब बगैर एनर्जी के कुछ भी नहीं है, राइट। मतलब शास्त्रों में तो इतना तक कहा गया है कि इंसान मर भी जाता है तो भी उसकी कोई ऊर्जा छोड़ के जाता है, एनर्जी छोड़ के जाते हैं। कुछ 13 दिन, कोई 40 दिन, इसलिए हम कुछ प्रथाएं करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं रह गई है उसकी। इज इट राइट? अब यहाँ पे समझ में आया कि इंसान 3 चीज़ों से बना है। अब उसको ध्यान से सुनना। पहला मैटर, फिजिकल बॉडी, सेकंड एनर्जी, दैट इज अ मेंटल एंड इमोशनल बॉडी, एंड थर्ड इज, तीसरा क्या है? तीसरी कौन सी चीज से हम बने हैं? पहला मैटर, सेकंड एनर्जी, थर्ड ओके ईथर, और उसका एक अलग वर्ड क्या दे सकते हैं हम? स्पेस, गुड, और क्या नाम दे सकते हैं? ईथर, स्पेस, एक्सेलेंट, और स्पिरिट, गुड, और कॉस्मोस नहीं। द थर्ड थिंग इज द कॉन्शियसनेस। मतलब हम 3 चीज से बने हैं, मैटर, एनर्जी और कॉन्शियसनेस, राइट। मेडिकल साइंस मैटर पे काम करता है, साइकोलॉजिस्ट माइंड पे काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी एनर्जी और कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं, वो मैटर पे काम नहीं करते स्टार्टिंग में, राइट। मतलब आप किसी चेतना से जुड़ते हो, किसी की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हो, धीरे धीरे आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। और उस पॉजिटिव एनर्जी को अगर आपने लॉन्ग लास्टिंगली सस्टेन कर लिया, तब आपका माइंड इमोशंस चेंज हो जाएगा और तब आपके बॉडी के पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो हमने ये जो ऑरा साइंस है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, इससे हमने एक चीज़ देखी है कि इंसान की देखो किस तरह से ये फील्ड चेंज होती है।
आउटर जो ये स्पिरिचुअल ऑरा है, यहाँ पे जो स्काई ब्लू देख रहे हो, ये ग्रीन देख रहे हो, ये धीरे 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 जैसे जैसे हमारे अंदर जाते हैं चेंजेस होने शुरू कर, मतलब पहले बाहर की एनर्जीज चेंज होती है एक्सटर्नल, और अगर आपने कंटिन्यूसली योगा की, मेडिटेशन की, हीलिंग की, तो धीरे 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 अंदर की इनर मोस्ट फिजिकल लेयर्स चेंजेस होना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग प्री डायग्नोसिस भी एनर्जी से करते हैं, ऑरा से करते हैं। और थेरेपी की जो क्या उसकी जो परफॉर्मेंस है कि आप एक्यूप्रेशर करते हो या योगा करते हो या नेचर की ओर, उसमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितने परसेंटेज, वो भी हम ऑरा से ही बता सकते हैं। डायरेक्ट हम मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से नहीं बता सकते कि इसमें इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में कि नहीं? जब तक आपकी पूरी एनर्जी करेक्ट नहीं होती, पूरी एनर्जी करेक्ट नहीं होती, तब तक बॉडी के पैरामीटर्स भी चेंज नहीं होंगे। तो आज मैंने योगा किया और अगर आज मैंने अपना हीमोग्लोबिन देखा 11 है और कल योगा करने के बाद अगर मैंने चेक किया तो 11 ही रहने वाला है, वो 11.1 भी नहीं आने वाला है। ठीक है, 90 डेज तक मैंने योगा किया तो हो सकता है मेरा 12 तक आ सकता है या 11.5 तक आ सकता है। क्यों? एनर्जी करेक्शन हो गई, उसके बाद वो सस्टेन होती है। और होने के बाद मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यूस, क्योंकि 63 ट्रिलियन सेल्स है, आप सोचो 63 ट्रिलियन सेल्स में जब पूरी एनर्जी प्रोवाइड होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब आपके पैरामीटर्स चेंज होते हैं। डायरेक्ट आपके केमिकल कंपोजिशंस चेंज नहीं होने वाले, राइट? ना आपका थायराइड चेंज होने वाला है, ना आपके एस्ट्रोजन चेंज होने वाला है, ना एड्रिनल चेंज होने वाला है, कोई भी केमिकल्स आपके चेंज नहीं होने वाले। तो ये कहा जाता है यहाँ पे कि ये चीज़ें कंटिन्यूसली चेंजेस होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग मेडिटेशन से चेंज करने की कोशिश करते हैं, कुछ हम लोग हीलिंग से चेंज करते हैं, कुछ हम डीपर टेक्निक जैसे साइकिक सर्जरी करके है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके है, ऐसे डीपर थीटा और डेल्टा लेवल की हम हीलिंग मॉडलिटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा दिन वेट ना करना पड़े रिजल्ट के लिए। अगर मैं सिर्फ योगा करूं, मुझे हो सकता है 90 डेज लगे चेंज होने में। योगा के साथ थोड़े अच्छे मेडिटेशंस को ज्वाइन करूं तो मुझे लगता है 60 डेज में मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके साथ अगर मैं हीलिंग करूंगा तो शायद 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। उसके साथ अगर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूंगा या साइकिक सर्जरी करूंगा या करुणा हीलिंग डेल्टा लेवल पे करूंगा तो मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर मेरे अंदर पॉजिटिविटी स्टार्ट होगी। तो व्हाट यू थिंक, इट इज़ बेटर और नॉट? हाँ, अच्छी बात है कि नहीं है? राइट? जैसे हम मेडिसिन में क्या करते हैं ना, किसी को अगर इन्फेक्शन है तो सिर्फ उसको एंटीबायोटिक नहीं देते, उसके साथ उसको मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, उनको एंटासिड भी देते हैं, मतलब एक इंटीग्रेट करते हैं। तो पेशेंट काफ़ी बार बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ दर्द की दवाई चाहिए, मुझे तो सिर्फ इन्फेक्शन की दवा चाहिए, बाकी सारी दवाइयाँ मेरे काम की नहीं है। लेकिन उससे समझ में नहीं आ रहा है, ये इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंटीबायोटिक से उसका पीएच एसिड लेवल होने वाला है, तो एंटासिड तो देना ही पड़ेगा। इज इट राइट? अब जब एसिड बढ़ गया तो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स, विटामिन्स मरने वाले हैं, जल जाएंगे, तो विटामिन्स की दवाई भी लेनी पड़ेगी, ना तो स्टोमेटाइटिस हो जाएंगे। राइट? तो ये डॉक्टर जानता है कि उसने इंटीग्रेट क्यों किया मेडिसिन का। तो ये स्पिरिचुअलिटी में जो लोग ओपन माइंड वाले हैं वो लोग इंटीग्रेट करते हैं। बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहते हैं वो मोनोटोनस है, वो कहते हैं वो एक ही चीज़ से आप काम चलाओ और उसी से आप कंटिन्यू करो। लेकिन हम लोग क्या है ना, हम पेशेंट है या हम लेमैन है ना, हम लॉजिकल लोग हैं। हम सोचते हैं यार 10 दिन हुआ अभी भी तो कुछ चेंज नहीं लग रहा है, 1 महीना हो गया अभी भी तो कुछ चेंज नहीं लग रहा है, फिर हम छोड़ देते प्रैक्टिस क्योंकि हम मोनोटोनसली कुछ कर रहे हैं और हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे, सिम्टोमेटिकली भी दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? मेंटली भी कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है और मेडिकल पैरामीटर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन आदमी कंटिन्यूसली कोई चीज़ करेगा जब उसको कोई डिफरेंस ही दिख नहीं रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये जो ऑरा टेस्टिंग है जो हम करते हैं, ये बहुत सेंसिटिव टेस्टिंग है। मतलब अगर 5 मिनट के बाद भी अगर मैं आपकी ऑरा चेक करूं तो 5-10% चेंजेस आएंगे कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल ऑरा पे चेंज नहीं आएगा। वो तो तब आएगा जब आपने कंटिन्यूसली कोई एक स्पिरिचुअल प्रोसेस किया है। बाहर का जो ऑरा है ना यहाँ पे दिखता है, ये कॉन्शियस ऑरा है, ये चेंज होते जाता है थॉट इमोशन की वजह से। लेकिन अंदर का जो सबकॉन्शियस ऑरा है जिसको मैं फिजिकल ऑरा मानता हूँ वो जल्दी चेंज नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट बाहर के ऑरा के चेंजेस के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि सही में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इतना तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं? तो ये थेरापेटिक इंडिकेशन हुआ कि नहीं
कि आपने जो भी डाइट किया है इससे हाँ आपका भी ऑरा थोड़ा ग्रीन हो गया है, पहले लाल ज़्यादा था, आपने जो मेडिटेशन किया उससे आपका अभी ब्राउन से लेके अभी रेड पे आया है, मतलब कम हो गया है। इज इट राइट? तो इस तरह से जैसे जैसे हम इसमें आगे अगर देखें तो हम इसकी हर लेयर की स्टडी कर सकते हैं। ये देखो ये सारे लेयर्स है और इस लेयर के हिसाब से हम उसको बता सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे ग्रीन या पिंक आपके ऑरा के अंदर आते जा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर आते जा रहा है। तो जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे योगा का, मेडिटेशन, हीलिंग का बढ़ाएंगे, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है, स्पिरिचुअलिटी में हाई डोज ओवरडोज नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, उसमें ग्राउंडिंग करनी पड़ती है। आपने देखा होगा जो लोग ग्राउंडिंग नहीं करते स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के, कभी कभी हाइपर हो जाते, उनकी कुंडलिनी ऊपर आ जाती है ना, उनके चक्र ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं करके। तो काफ़ी बार क्या है कि हम लोग समझो ट्री को हग कर लिया, ऐसा है तो ग्राउंडिंग हो जाती है, या हम ज़मीन पे फर्श पे सो गए, उल्टे पेट पे सो गए तो भी ग्राउंडिंग हो जाती है करके। तो ये जो कभी कभी एक्सेस एनर्जी जो कहीं कभी क्रिएट होती है, ऊपर से आप देख रहे हो जो अंदर आती है, उसको ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन वो हाइपर एनर्जी हो जाती है, राइट। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे अगर सिंपल सिस्टम है, यहाँ पे आप मेडिटेशन का पूरा फंडा समझ लो कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, तो आपको अब डिटेल में समझ में आएगा कि जैसे आप कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हो अंदर, तो आपका सबसे पहला फायदा क्या होगा, आपका ऑरा एक्सपांशन हो जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ऑरा एक्सपांशन हो जाएगा, राइट। पहले आपकी एनर्जी फील्ड 6 से 8 फीट थी, जैसे आपने ऊपर से एनर्जी लेना शुरू किया तो धीरे धीरे आपका 15-20 फीट का ऑरा हो गया। जैसे ऑरा एक्सपांशन होता है, सबसे फायदा होता है आपके लंग्स को, क्योंकि लंग्स अभी डीपर लेवल पे ब्रेथ करना शुरू कर देंगे। और हमारी जो पहले 1 मिनट में 12 से 15 बार ब्रेथ की जो साइकिल थी, वो धीरे धीरे 8 से 10 बार आ जाएगी, क्योंकि अभी आप डीपर इनहेलेशन ले रहे हो, राइट। तो जैसे आपके ऑक्सीजन लेवल अंदर ज़्यादा जाता है, डेफिनेटली बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है, कंजेशंस निकल जाते हैं, ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, एंड दैट इज़ द मेन साइंस। तो पहला काम क्या करना है आपको, कॉस्मिक एनर्जी लेनी है, ठीक है, ऑरा एक्सपांड हो गया। दूसरा काम क्या करना है, स्लो एंड डीप ब्रेथ लेना है आपको। तीसरा काम क्या करना है, बॉडी को मूवमेंट्स चाहिए, क्योंकि अब बॉडी के कंजेशंस निकालने हमें, चाहे वो साइनोवियल फ्लूइड कम होने के वजह से हैं, या एंगर के वजह से मसल्स कंस्ट्रिक्शंस है, या कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं एसिड के वजह से अपने जो ल्यूमिन्स है, जो वेसल्स है वो रिजिड हो गए हैं, इलास्टिसिटी कम हो गई है, जो भी है, आपको अंदर की बॉडी में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, माइंड को कैथारसिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे आपने मेडिटेशन किए डीप ब्रेथ के साथ, आपका कैथारसिस होना शुरू होता है, आपका अनवांटेड इमोशंस, अनवांटेड थॉट्स कम हो जाएंगे, राइट। जैसे आपने एक्सरसाइज शुरू किए, आपका डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स, पॉइजन्स है, जो भी मोनोऑक्साइड्स वगैरह हैं, कार्बन्स है, ये सारे निकलना शुरू हो जाएंगे। और उसके वजह से क्या होगा, आपके चक्रस की अलाइनमेंट भी आएगी, आपके हार्मोनल बैलेंस्ड हो जाएंगे, और आपके जो भी ग्लैंड्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे, आपके सेल्यूलर लेवल पे आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो शुरुआत कैसे की, हमने एनर्जी लेके, उसके बाद हमने ब्रेथ पे फोकस किया, उसके बाद हमने योगा पे फोकस किया, और उसके बाद हमने हीलिंग पे फोकस किया। हीलिंग फिर प्राणिक हीलिंग भी हो सकती है जो अल्फा लेवल की है, आप साइकिक सर्जरी की हीलिंग कर सकते हैं जो थीटा लेवल की है, आप करुणा हीलिंग भी कर सकते हैं जो डेल्टा लेवल की है। जितने डीपर लेवल की आप ये हीलिंग करोगे ना, इतना एक्सपांशन इजी हो जाएगा आपका। तीनों का रोल समझ में आया, मेडिटेशन कहाँ काम करता है, योगा कहाँ पे काम करता है, बिकॉज योगा यूनियन करता है, माइंड बॉडी सोल को यूनियन करता है। लेकिन जब तक माइंड आपका पॉजिटिव नहीं है, यूनियन नहीं होगा, इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है योगा के साथ। इज इट राइट? अब बॉडी में पेन है तो मेडिटेशन भी नहीं होगा, इसलिए हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे हम अपने सेल्स को एक्सपांड करें, बॉडी के सेल्स में से डिटॉक्सिफिकेशन करें। तो जितना मेरे अंदर फिटनेस क्रिएट होगा, उतना मैं आराम से बैठ पाऊंगा, 1-1, 2-2 घंटे तक बैठ पाऊंगा, ना कमर में दर्द होगा, ना घुटने में तकलीफ होगी, ना कंजेशंस होंगे, राइट। और इतना ही फिर मैं उतना डीपर लेवल पे
योगा भी कर पाऊंगा, बिकॉज अब बॉडी मेरी फ्लेक्सिबल हो गई है। मतलब ये तीनों चीज़ें ज़रूरत है माइंड बॉडी सोल के लिए। हमें मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अब समझ में आ रहा है? तो जितनी हीलिंग में ज़्यादा करता हूँ, मेरा सोल एकदम क्या कहते हैं, एकदम लाइट स्टेट में जाता है, ईथर एलिमेंट पे जाता है मेरा। और जैसे जैसे मेरे वो कर्मा नलीफाई होते हैं हीलिंग से, तो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होंगे, मेरी बॉडी के पैरामीटर्स भी चेंज होंगे, और मेरे माइंड के थॉट पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे। तो ओवरनाइट तो कुछ होने नहीं वाला है। हो सकता है, मुझे बताओ, आप कोई एक चीज़ करो, ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जो भी हमने रिसर्च किया, उसका हमें एक चीज़ समझ में आया कि कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करोगे माइंड बॉडी सोल लेवल पे, क्या था कि बुद्धा के ज़माने में उन्होंने सिर्फ माइंड लेवल पे निर्वाणा प्राप्त किया था। महावीर के ज़माने में उन्होंने बॉडी लेवल पे मोक्ष प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने बॉडी लेवल की हर चीज़ को त्याग दिया। कपड़े को त्याग दिया, खाने को त्यागा, उन्होंने बाल भी अपने त्याग दिए, हर चीज़ उन्होंने बॉडी लेवल पे त्याग दिया और उनको मोक्ष मिल गया। अब इस कलयुग में हमें माइंड, बॉडी और सोल तीनों लेवल पे हमको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ज़माने में कलेक्टिव कर्मा नहीं थे। उनके टाइम पे ना सोल के साथ ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन के कर्मा नहीं थे। इस इतने जन्मों के बाद हमारे सोल के साथ इतने कर्मा लोगों के साथ हो गए हैं कि जब तक उसको हील नहीं करेंगे ना, तब तक ना हम 100% विपश्यना कर पाएंगे, ना 100% हम योगा कर पाएंगे। और जब तक कोई चीज़ 100% नहीं कर पाएंगे, आप मुझे बताओ रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो जिस तरह से नई नई जनरेशन की एंटीबायोटिक्स आती है, नए नए पेन किलर्स आते हैं, तो इसका मतलब ये स्पिरिचुअलिटी भी कहीं तो इवॉल्व हो रही है कि नहीं? नई नई चीज़ें आ रही है। ये क्यों नहीं आ रहे? देयर इज़ अ डिमांड, देयर इज़ अ सप्लाई। तो ये जितने भी संत साधु, ये सारे ऋषि मुनि ऋषिकेश, हरिद्वार में ऐसे जगहों पे बैठे हुए हैं जो नागा साधु है, ये लोग कलेक्टिव पैटर्न को समझते हैं। इनको समझ में आता है कि कहीं तो लोग अटक रहे हैं, अब इनको कुछ एक नई चीज़ की ज़रूरत है। तो किसी के थ्रू राजयोग को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी के थ्रू क्रिया योग को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी के थ्रू एक्सेस बार इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी के थ्रू साइकिक सर्जरी इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब कुछ अपडेट वो लोग भी कर रहे हैं जो हम नहीं समझ रहे, वो साइलेंटली कर रहे हैं। राइट? योगा के भी कितने प्रकार के हैं। जब मैं यूएस गया था 2008 में, मैंने 35 प्रकार के योगा सीखे, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने प्रकार के। यहाँ आने के बाद तो पता चला नहीं, ये तो और भी 200-300 प्रकार के योगा है। तो जब भी आप कोई साइंस के डेप्थ में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। इसको तो आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लोग क्या है, नॉलेज लेके बैठ जाते हैं, वो लोग उसका एक्सप्लोर नहीं करते, वो एक्सपीरियंस नहीं लेते। उनको लगता है मेरे पास नॉलेज है ना, तो बहुत हो गया, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत क्या है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं करते हो। तो आपके 72,000 नाड़ियों को खोलने के लिए आपको विपश्यना भी एक्सपीरियंस करना होगा, राजयोग भी करना होगा, आपको 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस करने होंगे, चक्र ध्यान भी करने होंगे, आपको हीलिंग भी करनी होगी। मतलब हर चीज़ आपको करनी होगी, क्योंकि हर नाड़ी को खोलने के लिए अलग अलग चाबी है ना। एक आदमी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, उसको अस्थमा है, आप उसको एक ही टैबलेट नहीं दे सकते हो। दे सकते हो? मुझे बताओ, दे सकते हो? वो बोलेगा नहीं, मुझे एक ही दवाई दो जिससे मेरी सारी बीमारी ठीक होगी। पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम बहुत सारे जन्म लेते हैं। हमने 3,500 पेशेंट्स के ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस किया, और उसमें जब हम उनके डेटा कलेक्ट करते थे तो उन्होंने बताया कि वो लाइफ में मैंने ये प्रोसीजर किया और मेरी ये चीज़ें ठीक हो गई, दूसरे लाइफ में मैंने ये हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र चैंट किया तो मेरी ये चीज़ ठीक हो गई। एक बुद्धिस्ट लाइफ की मॉन्क की लाइफ में मैंने ओम मणि पद्मे हम का चैंटिंग किया या नमो रेंगे क्यों किया तो मेरी ये नाड़ियाँ खुल गई। मतलब कितना देखो डीप साइंस है ये, समझ में आ रहा है? तो मतलब हमने भी, आपने भी कुछ ना कुछ पिछले जन्म में और कुछ किया है। कुछ चीज़ के आप एक्सपर्टाइज्ड हो, कुछ चीज़ के मैं एक्सपर्टाइज्ड हूँ। तो कुछ चीज़ें मुझे आपसे सीखनी होगी जो ऑलरेडी आप उसके लिए इवॉल्व हो, जो आप उसके लिए एनलाइटेंड हो। कुछ चीज़ें आपको मुझसे सीखनी होगी, जो चीज़ें मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत एक्सपीरियंस या एक्सप्लोर किया है। इज इट राइट? तो हम इंडिया में बहुत मतलब खुश नसीब है जहाँ पे इतने साधु संत है, इतने ऑर्गेनाइजेशंस है और इतनी वेरिएशंस है, और हम हर चीज़ को अगर वननेस में लाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ डिफ़िकल्ट होगा।
तो हम मेडिकल को भी साथ में लेके चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेके चलते हैं और टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेके चलते हैं, तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं, तब मुझे लगता है कि हमारा बहुत फास्ट प्रोसेस होगा। इज इट राइट? मैंने काफ़ी पेडियाट्रिशियन डॉक्टर्स देखे हैं, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर देखे हैं कि कुछ लोग अपने पेशेंट्स के ऊपर हीलिंग करते हैं और वो पेशेंट्स को ट्रीट जल्दी कर पाते, क्योर जल्दी कर पाते। मैंने काफ़ी ऐसे कैंसर के भी डॉक्टर देखे हैं कि जो लोग हीलिंग भी करते हैं और पेशेंट्स का कैंसर ठीक करते हैं, मतलब वो केमोथेरेपी भी करते हैं, रेडियोथेरेपी भी करते हैं, सर्जरी भी करते हैं और उसी के साथ वो हीलिंग भी करते हैं, राइट? तो जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं ना, वो लोग सिर्फ नॉलेज नहीं लेते, वो उसका एक्सपीरियंस भी लेते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, आप देखना उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट है। उनके अंदर एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, वो नॉलेज इवेपोरेट हो गया एक्सपीरियंस लेने के बाद। अब उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो वापस शून्य हो गए। इज इट राइट? और जब तक आप कोई चीज के लिए शून्य नहीं होंगे ना, समझ लो अभी भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। एम आई राइट? आपको शून्य होना पड़ेगा, मतलब हर चीज में शून्य होना पड़ेगा। और जैसे आप शून्य हो गए, मतलब आपका वो नाड़ी क्लियरेंस हो गया आपका। फिर दूसरा कोई आपका एक क्वेश्चन है, दूसरा कोई डाउट है, दूसरी कोई नाड़ी है, उसके लिए आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो और उसके बाद उसके लिए भी आप जीरो स्टेट पे पहुंचते हो, वापस शून्य पे आ जाते हो, राइट? तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है साई करुणा मिशन का, वो इंटीग्रेशन का है। हम लोग रेसिडेंशियल रिट्रीट्स करते हैं 5 दिन के, ऋषिकेश में, पौंडीचेरी, प्रकार के मेडिटेशन या हीलिंग प्रोसेस होते हैं। रात को हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन और चैनलाइजिंग ऐसे प्रोसेस करते हैं, राइट? तो ये 14-15 सब्जेक्ट हम इंटीग्रेट करते हैं ताकि लोगों को जल्दी हम ठीक कर पाए, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। लोगों को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 3 महीने के लिए एक ही प्रकार का बस योगा करो और उसके बाद रिजल्ट देखो, तब तक तो उसके पेशेंस ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सिम्टम्स में चेंज नहीं आए, उसका माइंड पैटर्न में भी चेंज नहीं आया, उसके कोई लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया, तो वो क्यों कंटिन्यू करेगा, मुझे बताओ, राइट? तो ओशो क्या करते थे, वो 45 डेज तक या 90 डेज तक उनको अपने आश्रम में रखते थे और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही बाहर छोड़ते थे, राइट? पुराने ज़माने में महाभारत में या रामायण में आपने देखा होगा कि ये सारे राजा महाराजा गुरुकुल जाते थे, द्रोणाचार्य के पास या किसी बड़े संतों के पास, और वो उनके गुरुकुल में रह के ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो के फिर वापस राज दरबार में आते थे। रिट्रीट से रेसिडेंशियल, जहाँ पे हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो और फिर हम बाहर आए, उसके बाद फिर हम थोड़ा एक ब्रेक लें, एक पॉज लें कुछ दिन तक, उसके बाद फिर से कोई एक रेसिडेंशियल रिट्रीट करें और हमारे जो भी कार्मिक फाइल्स हैं उसको हम ठीक करना शुरू कर दें। इज इट राइट? सो आई होप आपने समझ लिया कि प्री डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम ऑरा से कैसे किसी को भी प्री डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आज आप समझ गए कि क्यों हम जितने ज़्यादा मॉडलिटीज़ को अपनाएंगे उसमें कोई मतलब कोई डैमेज नहीं, कोई हार्म नहीं है। मैं ककड़ी के साथ टमाटर खाऊंगा या गाजर मूली खाऊंगा तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली मुझे, क्योंकि सारी कुदरत की देन है। इज इट राइट? तो मेडिकल साइंस को भी साथ में लेके चलो, स्पिरिचुअल साइंस को भी लेको। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल साइंस ज़्यादा इनटेक होती है, यहाँ पे इनटेक आपकी कम हो जाएगी। आपको सारी टैपरिंग करनी पड़ेगी मेडिसिन धीरे धीरे, क्योंकि उसके यूनिट्स नॉर्मल होते जा रहे हैं, फिर आप क्यों उसको मेडिसिन दोगे, है ना? तो मैं किसी भी अपनी पेशेंट्स की ओवरनाइट मेडिसिन बंद नहीं करता हूँ, चाहे एपिलेप्टिक पेशेंट हो या कैंसर पेशेंट हो। मैं उसे कहता हूँ नहीं, आप टैपरिंग करो और धीरे धीरे उससे फ्री हो जाओ, राइट? सो बिफोर वी एंड, एनी क्वेश्चन? हाँ, ये अगर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, ये नॉर्मल फ़ोटो लेते हैं, आप देखा, नॉर्मल फ़ोटो लेते हैं, मोबाइल से भी ले सकते हैं। और लेने के बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो लंदन का BFR कहते हैं, बायोफील्ड रीडर, पहले PIP था, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफियरेंस फोटोग्राफी। वो नॉर्मल फ़ोटो को जब हम पास करते हैं उससे, तो ये ऐसी ऑरिक फील्ड आ जाती है। और इसकी फिर हमने 3 साल स्टडी की, क्योंकि जो राइट साइड पे है वो पास्ट के ऑरा दिखाता है, कॉन्शियस ऑरा दिखाता है, अंदर धीरे धीरे जाओगे तो सबकॉन्शियस ऑरा दिखाएंगे, और चक्र के लेवल पे हम उसकी ऑरा रीडिंग करते हैं। माइंड लेवल पे अलग रीडिंग करती है, बॉडी लेवल पे हम उसकी अलग रीडिंग करते हैं, राइट? तो कौन सी एनर्जी से हम इन्फ्लुएंस्ड है वो हमें देखना पड़ता है। हम एस्ट्रोलॉजिकल भी इन्फ्लुएंस रहते हैं, कभी ग्रहों की एनर्जी भी हमारे ऊपर आती है, कभी वास्तु की एनर्जी का भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, राइट? कभी रेडिएशंस का, जैसे ये मोबाइल है, इसके रेडिएशंस भी हमारे ऑरा ख़राब करते हैं, राइट? तो ये सारी स्टडी हम करते हैं और फाइनली हम एक रिपोर्ट देते हैं अपने पेशेंट को, और उससे कहते हैं कि तुम्हारी कितनी एनर्जी पॉजिटिव है
और कितनी नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसके लिए आपको कौन सा मेडिटेशन करना है, एक्टिव मेडिटेशन करना है या पैसिव करना है, आपको कौन से प्रकार का योगा करना है, क्लासिकल योगा करना है, हट्ट योगा करना है, कौन सा योगा करना है, हीलिंग करनी है तो आपको कौन सी हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, प्राणिक हीलिंग की ज़रूरत है, रेकी हीलिंग की ज़रूरत है, करुणा हीलिंग की ज़रूरत है, रिग्रेशन करना है तो कौन सा, वूम रिग्रेशन करना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करना है, या लाइफ बिटवीन लाइफ करना है, या जीन रिग्रेशन करना है। बहुत सारे प्रकार के रिग्रेशन होते हैं, 191 प्रकार के तो रिग्रेशन होते हैं। तो ये हम उन्हें एडवाइस करते हैं। तो जैसे डॉक्टर कैसे रिपोर्ट्स के बाद कहते हैं तुम्हें ये एंटीबायोटिक लेनी है, ये पेन किलर लेनी है, ये सर्जरी करनी है, इसी तरह से ऑरा की रिपोर्ट के बाद हम सजेशंस देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा डाइट लेना है, क्या नहीं लेना चाहिए, आपको फ्रूट्स कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है और कौन से टाइम पे खाना है करके। इज इट राइट? क्योंकि आपकी जो तासी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उस हिसाब से ये ऑरा की रीडिंग होती है और उस हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होता है और उस हिसाब से आपको गाइडेंस दिया जाता है। फिर 30 डेज़ के बाद अगर आप फिर से ऑरा करते हो तो आपको समझ में आता है कि मैंने जो भी फॉलो किया उसमें मुझे कितना फ़ायदा हुआ और अभी और मुझे कितना करना बाकी है। ठीक है, राइट? सो आप भी अपना ऑरा करवा सकते हैं जब भी आपको ऐसे लगे। हम सिर्फ आपका फ़ोटो क्लिक करेंगे और आपका कुछ 7 डेज़ के अंदर रिपोर्ट्स देंगे। आप हर चीज़ का पर्सनल एक्सपीरियंस लो। जब तक आप खुद अनुभव नहीं लेते हो ना, आपको इस चीज़ का समझ में नहीं आएगा। ओके, यस, और कोई? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यू, हाँ, नो प्रॉब्लम, यस। हाँ हाँ, कैरी ऑन, यस 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 यस। हाँ नमस्ते। हाँ सर, मैं उसमें डाउट ही है। हाँ मान लो मैं हूँ, हाँ I will burn to ashes। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में सर यदि मेरा जेनेटिक मेकअप तो सर मेरे मम्मी पापा से बना हुआ है। एग्जैक्टली सर वो सेम जीन हाँ, पहले कैसे हो सकते हैं? मैं किसी और मैटर में ट्रांसफर हो सकता हूँ। राइट और मेरी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर मैं वापस कैसे बॉर्न? राइट राइट राइट। मैंने यही सोच के चक्कर में ना 12 साल पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब मैं 97 में ये फील्ड में आया, 97 में, और 2010 में मैंने पहली बार सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। मैं तो रेजिस्ट कर रहा था पास्ट लाइफ को क्योंकि यही मेरे थॉट थे, और मैंने एक्सपेरिमेंट भी क्यों किया उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। मैं शुरू में जब मोबाइल नए लेता था ना 1-2 साल के बाद, तो मुझे वो इंजीनियर कहता था भाई आप इसका बैकअप ले लो अपने कंप्यूटर में और फिर है ना उसको नए मोबाइल को कनेक्ट करो और वो बैकअप आ जाएगा करके। तो मैं समझ गया करके। एक टाइम पे उसने मुझे बोला कि ये आई क्लाउड है या ये अभी गूगल ड्राइव है, सब चीज़ें उसमें चली जाएगी और आप नया मोबाइल भी लोगे ना तो वो उसमें से वापस आ जाएगा। तो मैं तभी सोच में पड़ गया, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो इवन ओशो भी कहते थे कि आकाशिक रिकॉर्ड होता है, उसमें सारा आपका डेटा आई क्लाउड में होता है और जब भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हो वो डेटा वहाँ से आप वापस उसको निकालते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मेरे पास आईफोन है, उसमें कुछ भी फोटो लेता हूं तो मेरे आईपैड में आ जाता है। मैं आईपैड में कुछ भी अगर नोट कुछ लिखता हूं तो मेरे है ना एप्पल के आई प्रो मैक लैपटॉप में आता है, क्योंकि आई क्लाउड सेम है ना तीनों में। समझ में? आप कितने भी बर्थ लें, बॉडी अलग रहेगी, बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलग रहेंगे, राइट, डीएनए आपका अलग होगा, लेकिन आपके सोल का जो आई क्लाउड है ना वो सेम है। तो सोल के पास सारा डेटा इंफॉर्मेशन है। मैंने अपनी 127 लाइफ देखी, उसके बाद 127 लाइफ। तो पहले जो मैंने 6 लाइफ देखी थी, पौंडीचेरी की, शिरडी की, गोवा की, जयपुर की और लंदन की, 6 लाइफ 6 जगह, और काठमांडू की 6 जगह पे मैं गया। मैंने उसको कंफर्म किया कि सही में उस जगह पे ऐसा कोई इंसान रहता था, ये साल में उसका ये नाम था, और मैंने सारे वो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट किए। 6 महीने लगे मुझे वो समझने मिले। जब मुझे वो सारे इन्फॉर्मेशंस क्लियर हो गए, मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने सोचा अब मैं इसी पे काम करता हूँ। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि मैं समझ गया मेरा डेटा कहीं तो है। मतलब मुझे पता चला लंदन में मैं स्टैम्पेड बुस्टिन चर्च में मैं प्रीस्ट था, मेरा फेडरिक डिसोजा नाम था, 1673 में मैं फ्लड में मर गया था। अब ये डेटा तो कोई हिस्ट्री में नहीं था, स्कूल के कोई हिस्ट्री की किताब में नहीं था, राइट। मैं लंदन में जब गया, वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचा, मैंने जो मेरे साथ आंटी थे, मैंने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी। वो बोले चलो सर अपन वो जाते हैं चर्च में। तो हम नेक्स्ट डे वो चर्च में गए। वहाँ जब उन केयर टेकर को मैंने पूछा यहाँ 1673 में ऐसा कोई फ्लड आया था और फ्लड में यहाँ का कोई प्रीस्ट मर गया था, उसने रिकॉर्ड देखा, उसने बोला हाँ। मैंने बोला ये नाम था? बोलता हाँ यही नाम था। और मैंने जितने भी बोले कि 47 लोग मर गए थे, तो उसने देखा कि हाँ इतने। अब इतना डेटा कहाँ से आएगा मुझे ये बताओ।
और लोग तो पास्ट लाइफ में जाने के बाद मतलब हिब्रूयन लैंग्वेज बोलते हैं, पाली मतलब मैंने खुद पाली लैंग्वेज में बहुत सारी बातें बोली जब मैं बुद्धिस्ट मॉन्क था। आई वॉज अ 22nd बुद्धिस्ट मॉन्क ड्यूरिंग द बुद्धास लाइफ। तो अब इस लाइफ में तो मुझे पाली भाषा आती नहीं। आई एम फ्रॉम जैन कम्युनिटी। कुछ लोग मतलब तमिल में भी बोलते हैं। हमने एक का गोवा में किया था, इन्होंने ही किया था। वो बंदे जो मारवाड़ी जैन था वो पूरी तमिल में मेडिसिन के नाम लेने लगा। अब उसको खुद को भी नहीं पता, वो लेने को तो ले लिए, हम तो समझ में नहीं आया। हमारे साथ एक दूसरी स्टूडेंट थी, वो तमिलियन थी, तो वो समझ में आया कि ये नाम बता रहे करके। राइट, सो दिस इज द पास्ट लाइफ के हर चीज़ का डेटा है कहीं ना कहीं। विदाउट डेटा नहीं। आज आप इस कॉलेज में हो, इस जगह पे हो, ये आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा। ऐसे ही आप एक्सीडेंटली यहाँ पे नहीं आए हो। आज यहाँ पे हम लोग इतने लोग मिले, हम एक्सीडेंटली नहीं हैं। हमारा कोई तो लाइफ में हम इतने लोग कहीं ना कहीं तो मिले ही रहेंगे। हम वापस रीयूनियन हो रहा है अपना। जैसे आजकल स्कूल का कैसा हम रीयूनियन करते हैं, कॉलेज का रीयूनियन करते हैं, तो सोल का भी ये रीयूनियन होता है। वो हर जगह पे जाके ना वो उसी जगह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है करके। तो ये बहुत रिसर्च किया, तभी तो हमने 3,500 लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। और एक इंसान झूठ बोल सकता है, दूसरा बंदा जो पास्ट लाइफ में जा रहा है उसने ये पहले बंदे को देखा और दोनों ने सेम लाइफ देखी, दोनों ने सेम नाम कैसे आएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने अपने 127 लाइफ में जितने भी नाम अपने देखे, कोई मुझे कहता है सर मैंने अभी आपको ना दुबई की है ना एक पास्ट लाइफ में मौलाना देखा, मुस्लिम कम्युनिटी। तो मैं उसको पूछता हूँ बताओ मेरा नाम क्या था? वो जो नाम बताता है वो मैंने ऑलरेडी जान चुका था। तो वो बंदे ने कैसे मुझे वही नाम से देखा? राइट। तो हमारी ये जो ऑरिक लेयर होती है ना, इसमें जो बॉटम लाइन पे रूट चक्र मूलाधार चक्र में जो ऑरा होता है वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, सर से लेके पैर तक उसको रिलैक्स करते हैं, क्राउन से लेके मूलाधार तक रिलैक्स करते हैं। जैसे रूट चक्र को हम 1.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 1.6 फ्रीक्वेंसी पे लेके जाते हैं तो वो पिछले लाइफ में चले जाता है। हमने वो मशीन से भी चेक किया। हमारे पास अमेरिका का एक मशीन है RFI रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, और हमारे पास लंदन का भी एक मशीन है ESM इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रल मेजरमेंट। तो उससे पता चला कि रूट चक्र जैसे जैसे उसका ऑसिलेशन चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वो किसी अलग लाइफ में चले जाता है। मैंने अपनी 2 तो एनिमल लाइफ देखी, आउल की और ईगल की, और मैंने वही देखा उनकी क्वालिटी आज भी मेरे अंदर है। आई कैन सी द थर्मल विजन जो एक आउल के अंदर होता है, नाइट विजन होता है, समझ में? तो आज भी मेरे अंदर वो विजन है। मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है। तो मुझे लगता था ये मतलब कुछ तो मेरा मतलब मेरा कॉन्स का या रॉड्स का कोई प्रॉब्लम है मेरा, ऐसा है। लेकिन ऐसा मैंने टेस्ट करवाया आईज का, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं निकला। तो जब मैंने ये ऑरा मशीन लिया तो मैं सोचता अरे ऐसा ही तो मैं लोगों का देख रहा था, ये तो अभी मशीन भी ऐसे ही दिखा रहा है। मतलब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये थर्मल विजन का, इनविजिबल एनर्जीज में देख पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। सो और कोई क्वेश्चन? हाँ, राइट। पब्लिकेशन किए, लेकिन हुआ क्या था, जिनसे मैंने सीखा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उन्होंने मुझे कहा कि इंडिया में अभी भी लीगली अलाउड नहीं है, ऐसा है करके। वो इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज इंडिया में अभी भी लोग बॉडी लेवल पे काम करते हैं या माइंड लेवल पे ऑथेंटिकली काम करते हैं, क्योंकि जो हम लोग फार्मास्यूटिकल बेस्ड रिसर्च पब्लिकेशन पे मानते हैं वो लोग तो सोल लेवल पे जाते ही नहीं। और जब आप सोल लेवल या ऑरा लेवल पे जिस चीज़ को आप ऑथेंटिक ही नहीं मान सकते तो उसके पब्लिकेशंस को भी आप कैसे मानोगे? मतलब एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का एक केस आया था एक बच्चे का 8 साल का, और उसकी मदर का मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और उस मदर ने देखा कि उसने एक लाइफ में, ये इसके चाचा थे और वो कैंसर से 4th स्टेज पे थे, उन्होंने उसको चाकू से मार दिया था, और मरते वक्त वो चाचा बोले कि मैं एक लाइफ में तो तुम्हारा बदला लूँगा करके। वो ये लाइफ में उसका बेटा बन के आया। तो जब वो लेडी ने उसकी हीलिंग की करीबन 3-4 महीने, और उसके बाद उसको चेन्नई लेके गए, बॉम्बे से चेन्नई लेके गए कार्डियक 3rd टाइम सर्जरी के लिए, तब जब उसका 2D एको किया तो होल ही नहीं था। तो वो जो कार्डियक सर्जन था जो US से आया था, उसने वो पेशेंट, वो बच्चे की मदर को पूछा कि ये बच्चे का होल कहाँ गया? तो बोले पता नहीं मुझे। बोले पिछली रिपोर्ट्स में तो था, अभी कहाँ है? तो उन्होंने बोला पता नहीं। तो बोले आपने क्या किया? बोले मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं की। बोले नहीं, अदरवाइज ये होल कैसे बंद हो गया? ऐसा है। फिर वो लेडी ने बताया कि भाई मैं ऐसे डॉक्टर उदेशा के पास गई, मैंने ऑरा किया, फिर मैंने रिग्रेशन किया, और उसके बाद ये चीज़ें हुई। तो वो बंदे डॉक्टर ने मेरे को फ़ोन किया चेन्नई से बॉम्बे में,
और मुझे पूछा आपने ये क्या प्रोसीजर किया, मैंने बोला मैंने कोई प्रोसीजर नहीं किया, मैंने उस मदर को डीप मेडिटेशन स्टेज में लेके गया और उसको ये देखने की कोशिश की कि ये बच्चा क्यों बीमार है, और उसने देख लिया। उसके बाद उसने खुद ही ट्रीटमेंट की और उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो आपको पता, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट है करके, क्योंकि मैंने तो बच्चे को कभी देखा भी नहीं था, मतलब मैं फिर उसको कैसे बोल सकता हूँ कि मैंने उसकी ट्रीटमेंट की, ऐसा है करके। फिर वो डॉक्टर ने उस केस को पब्लिश किया और मुझे अवार्ड दिया फॉर बेस्ट ये ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। लेकिन अल्टीमेटली जब ऐसा था ना कि जब वो थेरेपी ही ऑथेंटिक नहीं है इंडिया में, तो उसको आप किस लेवल पे ले जाओगे। तो मैंने पिछले 6 साल से मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही बंद कर दिया। अब भी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ, इनको पता है, फिर से मैंने स्टार्ट किया ऋषिकेश में, जो मैं खुद ही बंद कर दिया था। मैंने सोचा जाने दो, जब कोई चीज़ ऑथेंटिक ही नहीं है तो उसके ऊपर मैं भी क्यों ज़्यादा काम करूं। जितना मुझे पहले रिसर्च करना था 10 साल पहले मैंने कर लिया, राइट। लेकिन अभी टाइम आया है, मुझे लगता है कि लोगों को पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ऑथेंटिसिटी की, मतलब क्या कहते हैं, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, लोगों को रिजल्ट की ज़रूरत है। लोगों को कोई पूछेगा कि भाई सही में कृष्ण कोई लाइफ में थे, राम थे, उसका प्रूफ क्या है। भगवत गीता पढ़ रहे हम, नहीं, मैंने ये कहा कि देखो 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे यूनिवर्स में है, या तो इंसान खुद उसको एक्सपीरियंस करे, और या तो किसी ने एक्सपीरियंस किया है उसके एक्सपीरियंस पे वो खुद एक्सपीरियंस करने का अटेम्प्ट करे। 2 ही चीज़ें दुनिया में, राइट। मैं खुद लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, 3 साल मेडिकल प्रैक्टिस की, मैं दूसरे के एक्सपीरियंस पे बेस नहीं रह सकता। तो मैंने 125 थेरेपियाँ सीखी है, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, NLP, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वास्तु, फैंसी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उसको, और तभी जाके मैं लोगों को बताना शुरू किया कि ये चीज़ होती है। ऑरा को समझने के लिए मैंने 6 लाख का तो पहले सॉफ्टवेयर लिया, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने 15 साल पहले किया। उसके बाद 3 साल मैंने उसके ऊपर PhD की, वो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद मैंने लोगों को बोला ये ऑरा साइंस है करके, तब तक तो मैंने भी लोगों को नहीं बताया था। तो आप लोग को मैं ये नहीं बोलता हूँ आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, मैं कहता हूँ आप एक्सपीरियंस लो उसका, राइट। अभी मैंने शुरू की, मतलब अभी इनका ये फर्स्ट बैच था जो मैंने 6 साल बाद मैंने स्टार्ट किया। मैंने इन लोग को थेरेपिस्ट बनाया, करीबन मुझे लगता है 12-13 लोग थे ये लोग, अभी सीख रहे हैं। मतलब जैसे मुझे भी देखो क्या हुआ था ना, 2 साल लगे पूरे सीखने में, ऐसा है, ऐसा नहीं कि 2 दिन में आप या 5 दिन में सीख सकते हो। हाँ, स्टार्ट हो सकता है। फिर इनके कुछ बैचमेट्स अभी शिरडी में आए थे, उसके बाद 1 महीने बाद वो लोग ने और उसको डीपर लेवल पे किया, ऐसा है। तो ये जैसे अभी आप 5.5 साल के बाद डॉक्टर बोले जाते हो, तो ये भी चीज़ें ऐसी है कि ओवरनाइट्स तो आप भी नहीं बनने वाले हो, राइट। सुनते हैं, हाँ, आप एक्सपीरियंस करो, ऐसा है। बुद्धा ने 649 पास्ट लाइफ देखी, महावीर ने 513 पास्ट लाइफ देखी, तो कुछ तो होगा, अदरवाइज वो भी क्यों देखेंगे और वो भी क्यों बताएंगे इतना ओपनली, है ना। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ये? हाँ, 1 मिनट, यस, हाँ, यू कैन क्लिक द फोटो।